नमस्कार दोस्तों, BNY स्टडी से मैं विपिन आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से संबंधित आज हम 50 क्वेश्चन देखेंगे जो सभी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। वह आने वाले परीक्षा में इनका क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पचाली माड़ा जो पर्यावरण की उपस्थिति के कारण चर्चा में था वह अवस्थित था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि केरल के पलक्कड़ जिले में पचालीमाड़ा गांव के ग्रामीण, जिनमें से दोस्तों अधिकांश आदिवासी थे, वो क्या किए कि कोको कोला फैक्ट्री के प्रवेश द्वार के सामने इन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रदर्शन क्यों किए दोस्तों? क्या कारण था कि वहां के जो जल स्तर थे वो बहुत नीचे चले गए और कुआं सूखने लगे और जो उपलब्ध पानी था वो बहुत ही दूषित व जहरीला हो गया। कारण क्या था दोस्तों कि वहां के नजदीकी क्षेत्र में कैल्शियम और मैग्नीशियम उच्च स्तर पे आ गया। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों केरल में। अगर जिला की बात करें ये किस जिले में है दोस्तों, तो पलक्कड़ जिले में है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है NEA से क्या आशय है? तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। ये दोस्तों इसका मुख्यालय जो है सिंगापुर में स्थित है, जो स्वच्छ और हरित पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने के लिए दोस्तों जिम्मेदार है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? बी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों आपको बता दूं UNEP जो इसका फुल फॉर्म होगा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और ये दोस्तों 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसका काम क्या है दोस्तों? तो विश्व पर्यावरण की स्थिति की निगरानी करके यह पक्का करना है कि बड़े स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाली उभरती पर्यावरणीय समस्याएं सरकारों का ध्यान खींचती हैं। और ये कहाँ है दोस्तों? तो ये केन्या में। और केन्या के किस शहर में है? तो नैरोबी शहर में। तो अगर देश की बात करें दोस्तों तो केन्या, और शहर की बात करें तो नैरोबी। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों सी। आइए दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है, यानी ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है महाराष्ट्र के नागपुर में। बहुत लोग दोस्तों बेंगलोर को सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बेंगलोर में दोस्तों क्या है? पर्यावरण विज्ञान व इंजीनियरिंग संस्थान है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो दोस्तों चार ऑप्शन दिया है। एक है वन नीति, दूसरा है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, तीसरा है औद्योगिक नीति, और पांचवा है शिक्षा नीति। तो पर्यावरण संतुलन के लिए दोस्तों सारी नीतियों का होना जरूरी है। क्यों? वन का संरक्षण जरूरी है, पर्यावरण अधिनियम इसी के लिए बना ही था। औद्योगिक नीति दोस्तों सोच विचार के ही करना पड़ेगा जिससे पर्यावरण क्या हो, संतुलन में हो। और शिक्षा नीति से दोस्तों इसको समझाया, सिखाया, बताया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ये चारों ऑप्शन सही है। यानी कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? पांचवे का डी होगा। छठा देखते हैं दोस्तों। छठा क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी व्याख्या व्यास यानी हैबिटल से संबंध है? तो दोस्तों पर्यावरण जिसमें एक प्रजाति रहती है उसी को क्या कहते हैं? व्यास यानी हैबिटल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन दोस्तों कौन सा होगा? पहला होगा। ये सारे ऑप्शन गलत हैं, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? अपमार्जक का अर्थ है दोस्तों पृथ्वी की साफ सफाई। ये करते हैं दोस्तों जीवाणु तथा कवक। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए वाला। क्यों दोस्तों? ये क्या करते हैं कि मरे हुए जीवों के अवशेषों को ये क्या करते हैं? खा जाते हैं, और खाने के बाद क्या करते हैं? जटिल कार्बनिक को सरल अकार्बनिक पदार्थ में तोड़ देते हैं, और ये सरल कार्बनिक पदार्थ पुनः पौधों द्वारा दोस्तों उपयोग में आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों इन दोनों को, जीवाणु और कवक को, पृथ्वी का अपमार्जक बोला जाता है। सातवां क्वेश्चन हो गया दोस्तों। आठवां देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा हानिकारक है क्या है? प्लास्टिक। क्योंकि ये जल्दी रिसाइकेबल नहीं होती है, और ये बहुत लंबे समय तक न तो सड़ती है न तो गलती है, और ये पर्यावरण में पड़ी रहती है। तो इसका सीधा ऑप्शन दोस्तों होगा डी। एक आसान क्वेश्चन है। नौवां देखते हैं दोस्तों। नौवां दिया है, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से चीजों को जानना और समझना, और पर्यावरण परिवेश को समझना।
पिकनिक, मनोरंजन, ये सारे दोस्तों ऑप्शन क्या है, गलत है। प्रत्यक्ष रूप से चीजों को जानना व समझना, देखना, यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, सी। 10वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। तो पर्यावरण अध्ययन का घटक कौन नहीं है दोस्तों, तो ये सौर मंडल, ये वायुमंडल के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा गलत होगा दोस्तों, ये डी वाला, यानी कौन सही होगा, डी। बाकी दोस्तों सारे पर्यावरण के घटक है, मानव है, जलमंडल है और वायुमंडल है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग सभी लोग जानते हैं। ये विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को क्यों मनाया जाता है दोस्तों, सर्वप्रथम इसकी बनाने की नींव दोस्तों 1972 ईस्वी में रखी गई। कब दोस्तों, 1972 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। और ये कहाँ सबसे पहले पर्यावरण दिवस मनाया गया दोस्तों, तो ये स्वीडन देश में, और स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम में दोस्तों ये 5 जून को मनाया गया। और इसको मनाने के लिए सर्वप्रथम दोस्तों 119 देशों ने भाग लिया। 12वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है, यानी कौन गैस सबसे ज्यादा है दोस्तों, तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है दोस्तों, 78%। कितना, 78%, यानी दोस्तों इसकी सांद्रता कितनी है, 78%। और दूसरे नंबर पे दोस्तों ऑक्सीजन, इसकी सांद्रता कितनी है, 20.95%। और दोस्तों तीसरे नंबर पे ये कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी सांद्रता 0.04%। और सबसे अंतिम है दोस्तों हाइड्रोजन, इसकी सांद्रता कितनी है दोस्तों, तो 0.00055%। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, डी, यानी सबसे ज्यादा सांद्रता किसकी है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस की। अब दोस्तों इसको देखते हैं, कह रहा है EIA यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया, यह किस सन में किया गया दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा इसका सही ऑप्शन है बी, यानी किस सन में, तो 1969 ईस्वी में। दोस्तों 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, लंदन धूम्र पाया जाता है। ये लंदन धूम्र क्या होता है दोस्तों, ये पीसू फाग यानी काला धुआं होता है, और ये बहुत ही जानलेवा होता है। सर्वप्रथम दोस्तों ये 1952 ईस्वी में लंदन को अपनी चपेट में ले लिया था। इस धुएं में था क्या दोस्तों, तो सल्फर डाइऑक्साइड और जहरीली गैसें थी, और इसी से ये मिलके बना था। और ये कब दिखा दोस्तों, तो ये सुबह में दिखा था और शीतकाल में। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों कौन सा होगा, शीतकाल के सुबह में। होता क्या दोस्तों, पीसू फाग, जिसे काला धुआं कहते हैं दोस्तों, ये बहुत ही जानलेवा होता है। और ये 1952 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा 1952 ईस्वी में लंदन में देखा गया। इस धुएं में था क्या, सल्फर डाइऑक्साइड और जहरीली गैस। तो इसका सही ऑप्शन डी। 14वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक हैं। ऑप्शन दिया दोस्तों, संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, और चौथा ऑप्शन दिया उपरोक्त सभी के लिए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये सभी के लिए हानिकारक है, संतुलित विकास के लिए भी हानिकारक है, पर्यावरण एवं परिस्थिति के लिए भी, और जैव विविधता के संरक्षण के लिए। क्योंकि जहाँ नगरीकरण और औद्योगिकरण होता है दोस्तों, वहाँ के सारे पेड़ पौधे और जैव विविधता क्या होती है, खत्म हो जाती है, और मानवीय बस्तियां आने लगती है। तो ये तीनों के लिए हानिकारक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, डी, यानी उपरोक्त सभी के लिए। 15वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बोल रहा है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये एक बार शायद पीछे भी आया दोस्तों, तो ये कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। सबसे पहले कहाँ मनाया गया था दोस्तों, तो स्वीडन में, और राजधानी स्वीडन की स्टॉकहोम में। कब मनाया गया, 5 जून को। कितने देशों ने भाग लिया, तो 119 देशों ने भाग लिया। ये 1 दिसंबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस। और इसके दोस्तों जो 2023 में मनाया गया, इसकी थीम क्या थी, समुदायों का नेतृत्व करें। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि विश्व एड्स दिवस की इस साल की थीम क्या थी। तो 2023 की थीम थी दोस्तों समुदाय का नेतृत्व करें। बाकी 15 अगस्त को पता ही है स्वतंत्रता दिवस भारत में मनाया जाता है। 14 नवंबर को दोस्तों बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो 16वां है
पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो जो गैसों का समूह होगा दोस्तों उसे क्या बोलेंगे? वायुमंडल। यानी इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी। भूमंडल उसे कहते हैं दोस्तों जहां हम लोग रहते हैं, और जलमंडल जहां जलीय जीव जंतु रहते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। ध्यान दीजिएगा। 17वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं, क्या है आइए देखते हैं। कथन ए कह रहा है प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। सही बात है दोस्तों। और इसका कारण क्या दे रहा है दोस्तों? जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो ये भी सही है। यानी यहां कथन मिलाइए। कह रहा है कुट ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो पहले ये ऑप्शन मिल गया दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन 17 का क्या होगा दोस्तों? ए। ये यही सही है। बाकी दोस्तों ये कूट गलत है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिए। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये भी गलत कर रहा है। ए सही है किंतु आर गलत है, ये भी गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ए होगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों अब 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन दोस्तों, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। दोस्तों प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक थे मसानोबु फुकुओका और ये जापान देश के थे। ये MS रंधावा दोस्तों क्या है? ये विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में कार्य करने वाले वैज्ञानिक थे और इनको 1972 ईस्वी में दोस्तों पद्म विभूषण भी मिला था। MS स्वामीनाथन जो थे दोस्तों ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, और ये नॉर्मल बोरलाग ये भी हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड हैं। तो ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा। 19वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने आरंभ किया था? तो किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन सी है दोस्तों। कौन? ऑस्ट्रेलिया। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? तो ये कौन सा देश था? ऑस्ट्रेलिया। 20वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया। ये भारत सरकार की बात कर रहा है कि पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता उत्पाद के लिए सरकार ने क्या चिन्हित किया था? तो दोस्तों ये चिन्हित किया था इको मार्क। इको मार्क क्या दोस्तों? भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा पारिस्थितिकीय तंत्र पर क्रम प्रभाव डालने के उद्देश्य से पर्यावरण के अनुकूलन उत्पादों के लिए दोस्तों एक ग्रीन मार्क बनाया, उसी को दोस्तों इको मार्क कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? तो बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारणीय कृषि का अर्थ है। तो दोस्तों धारणीय कृषि से आशय है ऐसी खेती जिसमें हमारी भूमि की गुणवत्ता शक्ति क्या हो? अक्षुण्ण हो और ये बनी रहे। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों 2। धारणीय कृषि का अर्थ है तो भूमि का इस प्रकार प्रयोग हो दोस्तों कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, यानी उसकी गुणवत्ता खत्म न हो। बाकी सारे दोस्तों ये आत्मनिर्भरता ये भी गलत है। विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात पर कर सकना ये भी गलत है। कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि का प्रयोग करना ये भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों होगा सी। भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसको उस गुणवत्ता उसकी अक्षुण्ण बनी रहे। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, तो दोस्तों इको मार्क उसे दिया जाता है जो पारिस्थितिकीय तंत्र पे कम प्रभाव डालते हैं किसी उत्पाद को बनाने के लिए। यानी ये किससे रिलेटिव है दोस्तों? तो ये पर्यावरण से। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ये पर्यावरण के लिए मैत्री पूर्ण हो, ये शुद्ध मिलावट रहित हो दोस्तों। इसके लिए अन्य ISI या अन्य मार्क हैं। प्रोटीन समृद्ध हो ये भी गलत है। आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 23वां। कह रहा है भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूलन दीर्घ अस्थायी विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सर्वश्रेष्ठ है? पहला ऑप्शन है दोस्तों कृषि भूमि का विस्तार, सुपर फास्फेट, यूरिया और प्रभावी जीवनाशकों का अधिकाधिक उपयोग। बी वाला ऑप्शन है दोस्तों अधिक पैदावार वाली किस्मों को अधिकाधिक लोकप्रिय बनाया जाना, बेहतर और अधिक बार सिंचाई तथा अजैव उर्वरकों और कीटनाशकों का बार बार फुहार व छिड़काव। और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों
मिश्र शयन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगिक कर पौधों और कीट प्रतिरोध सौम्य किस्में। और डी वाला ऑप्शन है दोस्तों उन्नत कृषि उपकरण और यंत्र, कटी फसल के दोनों की दानों की क्षति को न्यूनतम करने की सशक्त कीटनाशकों का प्रयोग और एक शासन रीतियां। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा सी। और एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर पर्यावरण अनुकूल खेती की बात करें दोस्तों तो यूरिया वाले ऑप्शन को तो तुरंत काटिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वर्तमान में तो फायदा पहुंचाती हैं लेकिन भूमि को क्या करती हैं दोस्तों, ये बंजर करती जाती हैं आने वाले भविष्य में। कीटनाशक क्या करते हैं दोस्तों, ये उन कीटाणुओं को जो नुकसान करते हैं, साथ ही साथ जो फायदे वाले कीटाणु होते हैं या जीव होते हैं उन्हें भी मार देते हैं। तो जहां कीटनाशक की बात है दोस्तों तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही होगा। क्या है, मिश्र शयन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगिकीकर पौधे और कीट प्रतिरोध सौम्य किस्में, यानी ऑप्शन कौन सही होगा दोस्तों, तो ये सी वाला सही होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा नाइट्रेट। और साथ ही साथ ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो कहाँ से छोड़ते हैं दोस्तों, वो जल से छोड़ते हैं या CO2 से छोड़ते हैं। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन को ऑक्सीजन में न बदल के पौधे प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में जो जल होता है उस जल के ऑक्सीजन को दोस्तों ये ऑक्सीजन में मुक्त करते हैं। तो ये ध्यान रहे दोस्तों। 25वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा सी। कौन है, नाभिकीय शक्ति। जो जलवायु परिवर्तन के लिए 8 मिशन थे दोस्तों उसमें सौर शक्ति, वनीकरण, अपशिष्ट ऊर्जा परिवर्तन, जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, सतत आवास मिशन, संवर्धित दक्षता ऊर्जा और ऐसे और सी दोस्तों मिशन शामिल थे। 26वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। तो दोस्तों कब पारित हुआ, तो इसका सही ऑप्शन है बी, ये 1986 ईस्वी में। 27वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें लग रहा है इस क्वेश्चन सीरीज में ये तीसरी बार आ चुका। तो दोस्तों ये कब मनाया जाता है, 5 जून को। सबसे पहले कहाँ मनाया गया दोस्तों, तो स्वीडन देश में, और राजधानी उसकी स्टॉकहोम में। कब मनाया गया, 5 जून को मनाया गया। कितने देशों ने शामिल हुए थे उसमें, तो दोस्तों 119 देश। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों, तो ये वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 22 मार्च को दोस्तों जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये ध्यान रहे दोस्तों। याद कैसे करेंगे दोस्तों, पेड़ क्या होता है, पृथ्वी की बात करें तो पेड़ सबसे निचले पायदान पे आएगा। तो 21 मार्च को पेड़ दिवस या वन दिवस। और इसके बाद दोस्तों 22 मार्च थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, 22 मार्च यानी पेड़ के बाद क्या आएगा, तो दोस्तों आएगा पानी। तो 22 मार्च को जल दिवस। और एक है 22 अप्रैल दोस्तों, तो यानी सबसे बड़ी क्या हमारी पृथ्वी। तो 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये ट्रिक शायद काम आए दोस्तों, याद कर लीजिएगा। 23 सितंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों, 23 सितंबर को सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये ध्यान रहे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पर्यावरण किससे बनता है। ऑप्शन दे रहा है दोस्तों जीवीय घटकों से, भू आकृतीय घटकों से, अजैव घटकों से, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इन सभी से हमारा क्या पर्यावरण बनता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, डी। तो ये ध्यान रखिएगा। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। तो पर्यावरणीय सुरक्षा दोस्तों इसका कोई मतलब नहीं है गरीबी से। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, बी। कागज के थैलों का प्रयोग दोस्तों ये भी सही है, ये पर्यावरण के लिए हितकारी है। वातानुकूलन ये भी सही है। और ये धारणीय विकास का मतलब है दोस्तों ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति को ध्यान में रख के
किया जाए जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरणीय कोई नुकसान न हो। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है सतत विकास के लिए आवश्यक है जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्भरता को घटाना, उपरोक्त सभी। तो ये सतत विकास की बात कर रहा है दोस्तों, न कि पर्यावरण विकास की। तो सतत विकास में दोस्तों ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? डी होगा। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट से अभिप्राय है। तो पर्यावरण से क्या अभिप्राय है दोस्तों? भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। सही है दोस्तों। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं। ये भी सही है। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है दोस्तों। एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसमें सांस्कृतिक तत्व को भी शामिल किया जाता है पर्यावरण में। कुछ लोग भौतिक और जैविक को तो ले लेते हैं लेकिन इसको ध्यान नहीं देते हैं, तो ये भी है। यानी इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? डी। यानी कौन सही होगा? ये डी वाला। ये ऑप्शन दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ये निश्चयवाद का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो निश्चयवाद से आशय है दोस्तों मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण नियंत्रित करता है। इनका मानना था कि मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को कौन नियंत्रित करता है? पर्यावरण। तो ये कौन थे दोस्तों? तो ये थे कॉल्स रिटर। कौन थे? कॉल्स रिटर। ये कौन थे दोस्तों? ग्रिफिथ टेलर जो थे दोस्तों, ये एक प्रकार के भूगोलवेत्ता और मानव वैज्ञानिक और विश्व खोज करता थे। तो इसका सही ऑप्शन 32 वाले का क्या होगा दोस्तों? ए। यानी कौन थे पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक? कार्ल रिटर। और निश्चयवाद का अर्थ क्या दोस्तों? मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को कौन नियंत्रित करता है? पर्यावरण। आइए दोस्तों 33वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? सबसे पहले धारणीय विकास को समझते हैं दोस्तों। धारणीय विकास का मतलब है दोस्तों ऐसा विकास जो आने वाली भावी पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति को ध्यान में रखकर किया जाए और भविष्य की पीढ़ी के लिए कोई पर्यावरणीय नुकसान न हो। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों कौन से संसाधन? प्राकृतिक संसाधन। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ए वाला। ध्यान रहे दोस्तों। 34 वाला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है? कह रहा है पर्यावरण की कार्य प्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है। सही है दोस्तों, ये तो सही है। गलत पूछ रहा है, ये देखते हैं। और कह रहा है पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान है। ये भी सही है दोस्तों। सी वाला क्या कर रहा है दोस्तों? पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। यही गलत बोल दिया दोस्तों। पर्यावरण में क्या आता है? भौतिक साधन के साथ साथ जैविक साधन भी आते हैं, साथ ही साथ सांस्कृतिक तत्व भी आते हैं। तो ये ऑप्शन दोस्तों यानी ये जो गलत है, ये जो गलत है दोस्तों, यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ये सी वाला। कह रहा है पर्यावरणीय व्यवस्था में स्वयं संवर्धन क्षमता विद्यमान होती है। ये भी सही है दोस्तों। 35वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो अभी मैंने धारणीय विकास को बताया दोस्तों ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रख के किया जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई पर्यावरणीय नुकसान न हो, यही होता है धारणीय विकास। तो इसके लिए भारत की बात करें दोस्तों तो सबसे अच्छा साधन है जल विद्युत। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला। 36वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 36वां है कथन ए पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। कारण बता रहा है दोस्तों पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों। तो इसका ये तो पहले ही दे दिया, यानी ये इसका सही ऑप्शन कौन होगा दोस्तों? ए। यानी ये दोनों सही है दोस्तों। 37वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है अधोलिखित में से कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? तो दोस्तों भौतिक वातावरण का तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये बस्तियां। क्यों कि इस बस्तियों को दोस्तों कौन बनाता है? मानव बनाता है। बाकी दोस्तों भूमि के रूप, खनिज, मिट्टियां, ये सारे क्या हैं? भौतिक वातावरण के तत्व हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। किससे होती है दोस्तों पर्यावरण की रचना? भौतिक तंत्र से, जैविक तंत्र से, भौतिक एवं जैविक तंत्र से। तो दोस्तों क्या हम बताएं कि पर्यावरण की संरचना यानी पर्यावरण किससे बनता है? जैविक, भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्व से। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? डी, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उपर्युक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो 2002 को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास को क्या घोषित किया था? अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। तो इसका 39वां का सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? तो ए वाला, सतत विकास का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है 40वां, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को डॉट डॉट द्वारा संबोधित करती है। यानी पर्यावरण अध्ययन किसमें किया जाता है दोस्तों? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में भी किया जाता है, सामाजिक विषय में भी किया जाता है, और पर्यावरण की एक अलग किताब भी आती है या पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत भी आता है दोस्तों। तो इसमें खोजिए ऑप्शन। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु की पद्धति का प्रयोग, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। सी वाला दिया दोस्तों विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग, और डी वाला दिया दोस्तों विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। यही ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ये तीनों में आता है, विज्ञान के क्षेत्र में सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? 40वां का ऑप्शन कौन सही होगा? तो ये डी वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला दिया दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, सही है दोस्तों। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 22 अप्रैल को। वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। और जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को, ये भी ध्यान रहे। तंबाकू निषेध दिवस 5 जून, यही तो गलत है दोस्तों। ये कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को। और डी वाला दिया दोस्तों ओजोन दिवस, तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। यानी इसका कौन सा ऑप्शन गलत है दोस्तों? ये गलत है। तो जो गलत है दोस्तों यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा दोस्तों? तो ये सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला दे रहा है विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं, सही है दोस्तों। दूसरा कह रहा है विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं, ये भी सही है। तीसरा देखते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का प्रपोषण करती हैं। तो ये दोस्तों ये तो तीनों ऑप्शन सही है। तो यानी इस कूट में क्या कर रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों ये सभी सही हैं, 1 2 3। यानी इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? डी। 43वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो क्या कह रहा है निम्नलिखित संस्थानों में किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली ENVIS का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? तो दोस्तों ये है मुंबई में। और कौन है? IIPS। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा? सी वाला IIPS मुंबई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो दोस्तों ये था अमीर खुसरो। और किस अपनी रचना में किया था? तो तुगलक नामा में। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा? ए, कौन? अमीर खुसरो। इसकी और भी रचना है दोस्तों, आईना, सावन का गीत, बहुत सारी रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय थीम क्या था? तो इसका थीम था दोस्तों प्रकृति से लोगों को जोड़ना। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला। क्या था थीम? प्रकृति से लोगों को जोड़ना। 46वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की? तो दोस्तों ये दक्षिण एशिया का पहला ऐसा देश है जिन्होंने कार्बन टैक्स को लगाया भी। और ये कब लगा? 2019 में
सिंगापुर में। सबसे पहले कौन कार्बन टैक्स लगाया था दोस्तों? तो वो था, पहला कौन सा देश था दोस्तों? तो फिनलैंड था। और कब लगाया दोस्तों कार्बन टैक्स? तो 1990 में। और उत्सर्जन कितना था दोस्तों उसका? तो केवल था 0.3%। इतने उत्सर्जन के बावजूद भी दोस्तों फिनलैंड 1990 में कार्बन टैक्स अपने देश में लगा दिया था। और इतने दिन बाद दोस्तों दक्षिण एशिया का पहला ऐसा देश है जो कार्बन टैक्स लगाया, वो कौन है दोस्तों? तो सिंगापुर। आई होप दोस्तों समझते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।